What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. देखिए कितनी शानदार बात यहां पर बोली गई है. पीठ पीछे बुराई वही लोग करते हैं जिनकी आपकी बराबरी करने की औकात नहीं होती है. ये जो औकात वर्ड यहां पर यूज किया गया ना, इसकी बहुत अहमियत है यहां पर, क्योंकि ये औकात वो वर्ड है जो कि आप लोग इस दुनिया में आने के बाद में अपने आप खुद बनाते हैं. ये आप लोगों को ना तो पेरेंट्स से मिलता है और ना ही ये आप लोगों को कहीं पे मार्केट में मिलता है. आप लोगों का जज्बा, आप लोगों को किसी चीज को अचीव करने का जो आप लोग एक गोल बनाते हैं, वो आप लोगों की औकात डिसाइड करता है. तो किसकी क्या औकात है, यानी कि कौन सी आप लोगों की पोजीशन इस लाइफ में होनी है, वो आप लोग खुद डिसाइड करेंगे. और जो आप लोगों से चिढ़ते हैं वो हमेशा आप लोगों के पीठ पीछे आप लोगों की बुराई करेंगे. और इस तरीके के लोग हर एक इंसान की लाइफ में आप लोगों को देखने को मिलेंगे. किसी भी महान पर्सनैलिटी का नाम उठा लीजिए, हमेशा पहले उसको बुराई मिली है, उसके बाद में जाकर जब वो अपनी पोजीशन पर पहुंच गया है, फिर सब लोग कहते हैं कि हाँ ये मेरा दोस्त था, ये मेरा रिश्तेदार था. तो वो बातें आप लोगों को बाद में देखने को मिलेगी, पर हमेशा पहले आप लोगों को बुराई देखने को मिलेगी. अगर बुराई मिल रही है तो सही पाथ पर जा रहे हैं, सही डायरेक्शन पर जा रहे हैं. डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस उसी तरीके से अपने काम में लगे रहिए. और अपनी औकात आप लोगों को खुद बनानी है, और एक ऐसी औकात बनानी है कि लोग उदाहरण दे कि वो देखो वो एक इंसान है, उसके जैसा बनने की कोशिश करो. एक बात और बोली जाती है कि लाइफ में कम से कम इतनी तो मेहनत कर ही लेनी चाहिए कि अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए किसी दूसरे का उदाहरण न देना पड़े, यानी कि अपने बच्चों को खुद ही मोटिवेट कर सकें. यह भी बोला जाता है नॉर्मली बच्चों की अगर आप लोग बात करें, जो पेरेंट्स होते हैं वो हीरो होते हैं बच्चों के. तो इसी तरीके से आप लोग इनको देखते हैं. तो लाइफ में कम से कम इतना तो अचीव कर ही लेना चाहिए. आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. एक छोटे से टेस्ट या फिर आप लोग इसको एक क्विज बोल सकते हैं. ये एक तरीके से रिवीजन क्विज भी है, क्योंकि जो भी यहां पर मैं आप लोगों का टेस्ट लेने जा रहा हूं ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं. तो आइए एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं. तो बात की जा रही है जो हमारा संविधान पिक्चर में आया था, उसको बनाने के लिए हम लोग को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे. और फिनिशिंग लाइन डेट क्या थी वो आप लोगों को बताना है, जो कि 1949 में थी. इस दिन हमारे संविधान का कुछ पार्ट यहां पर अडेप्ट किया गया था. बाकी का बचा हुआ सारा संविधान 26 जनवरी 1950 में हमारी कंट्री का अडेप्ट किया गया था. तो ये पर्टिकुलर आप लोगों को, ये पर्टिकुलर डेट आप लोगों को बतानी है. अगर बात करते हैं यहां पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड फार्म फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोग को बताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है. बात कर रहे हैं यहां पर एनिवर्सरी की. तो कौन से नंबर की एनिवर्सरी थी यहां पर, जो कि यहां पर आजाद हिंद फौज फॉर्मेट अब आजाद हिंद फौज बनाई गई और 21 अक्टूबर 2018 को इसको सेलिब्रेट किया गया. और इसी के उपलक्ष्य में लाल किले पर झंडा भी फहराया गया. और ये जो डेट है पास्ट में अगर आप लोग जाएंगे 21 अक्टूबर ये 1943 थी. काउंट करके भी आप लोग उस एनिवर्सरी का नंबर यहां पर बता सकते हैं. हमारी कंट्री में जो झंडा अडेप्ट किया गया, हमारा नेशनल फ्लैग, वो डेट आप लोगों को बतानी है. जन गण मन अडेप्ट किया गया हमारी कंट्री में एज ए नेशनल एंथम, ये आप लोगों को बताना है. यानी कि राष्ट्रीय ज्ञान जो हमारा अडेप्ट किया गया वो आप लोगों को बताना है. सितवे पोर्ट जो कि एक यहाँ पर डीप वाटर पोर्ट है, ये यहाँ पर कौन सी रिवर के माउथ पर है, उस रिवर का नाम आप लोगों को बताना है, जो कि सितवे में है. कहां पर है, ये म्यांमार में, जो कि कैपिटल है यहाँ पर रखाइन स्टेट की, म्यांमार के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी. और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे लिए इंपॉर्टेंस इसकी है हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से कनेक्ट करने का काम करता है ये. तो रिवर काफी इंपॉर्टेंट है. और रेखाइन वाला स्टेट रोहिंग्या वाले इशू की वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में भी है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा. फर्स्ट डोमेस्टिक क्रूज जिसका नाम था अंगरिया, ये यहां पर अभी स्टार्ट किया गया. तो कहां से कहां तक के लिए स्टार्ट किया गया, यानी कि एक पानी का जहाज जिसमें बहुत सारी जनता को बैठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकते हैं, उसकी बात यहां पर की जा रही है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनके जो काउंटर पार्ट है नेपाल में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, ज्वाइंटली इनोग्रेट की गई बस सर्विस. तो कहां से कहां तक के बीच में बस सर्विस स्टार्ट की गई है, ये अभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में. बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है ध्रुजवा, ये थर्ड यहां पर अभी एडिशन देखने को मिला. तो ये किस किस के बीच में है, एक साइड में यहां पर कौन सी कंट्री है, दूसरी साइड में है रसिया. इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी न्यूज में था. टोटल मिलाकर 9 क्वेश्चन है. 9 क्वेश्चन में से आप लोगों का स्कोर कितना रहता है, भले ही 0 क्यों ना आए, आप लोगों को स्कोर जरूर लिखना है. अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब 9 के 9 आप लोगों ने नए क्वेश्चन सीखे हैं, यानी कि नेगेटिवली लेने की कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिवली लेके आप लोग को आगे बढ़ना है. तो क्वेश्चन के आंसर देना. आइए एक एक करके इसका आंसर देख लेते हैं. जो पहले यहां पर बात की जा रही है ये था 26 नवंबर 1949 में यहां पर अडेप्ट किया गया हमारे संविधान का थोड़ा सा पोर्शन. इसके बाद में आगे चल के कंप्लीट संविधान बाद में 26 जनवरी को अडेप्ट किया गया. नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग जिसको आप लोग बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म भी अभी एक एग्जाम में पूछी गई. तो ये भी आप लोग को याद रखनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था 2015 में, ओके, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा. इसके द्वारा लॉन्च किया गया एग्रीकल्चर, ये यहाँ पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड द फार्म फ्रेंडली इंडेक्स. इंपॉर्टेंट है, हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें रिफॉर्म की बात की जा रही है. और 2022 तक एग्रीकल्चर की जो इनकम डबल करने की बात की जा रही है, उसके भी यहां पर सेशन दिए गए कई सारे. 75th यहां पर एनिवर्सरी आप लोगों को देखने को मिली आजाद हिंद फौज के फॉर्मेशन की, जो कि यहां पर
21 अक्टूबर 1949 में बनाई गई थी। 22 जुलाई 1947 में हमारी कंट्री का जो झंडा है वो अडेप्ट किया गया एज ए तिरंगा झंडा, जिसके बीच में आप लोगों को चक्र देखने को मिलेगा और उस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो जाकर इसके बारे में पढ़िएगा। यानी कि जो झंडा है उसमें एक चक्र है बीचों बीच, उस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं ये आप लोगों को बताना है। 24 जनवरी 1950 में जन गण मन ये अडेप्ट किया गया हमारा नेशनल एंथम, राष्ट्रीय ज्ञान, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सितवे पोर्ट, आप लोगों को एक डीप वाटर पोर्ट देखने को मिलेगा, कालादान रिवर। कालादान रिवर इन सितवे, जो कि कैपिटल भी है रखाइन स्टेट की, म्यांमार वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोगों का मन कर रहा होगा मैप में देखने का, तो लोकेशन आप लोगों को और ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगी। एक बार मैप में देख लीजिए, बीचों बीच हो गया हमारा प्यारा भारत। अगर इसको थोड़ा जूम करके आप लोग देखेंगे तो ये इधर आप लोगों को म्यांमार देखने को मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर म्यांमार हो गया। थोड़ा सा और जूम करते हैं तो अभी आप लोगों को यहाँ पर सितवे पोर्ट देखने को मिलेगा। तो इस सितवे पोर्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया सितवे, बीचों बीच में आप लोग देखते हैं रखाइन स्टेट की कैपिटल भी है ये सितवे, ये यहाँ पर देखिए, ठीक है। ये अब आप लोगों के सामने है यहाँ पर, इसकी पर्टिकुलर बात यहाँ पर की जा रही है। यही वो एरिया है जहाँ से रोहिंग्या वाले जो रीजन से लोगों को मारकर भगाया गया म्यांमार की आर्मी के द्वारा, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो यहीं पर है कालादान रिवर, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताई। बात की जा रही है यहाँ पर फर्स्ट डोमेस्टिक क्रूज, जिसका नाम था अंगरिया। ये यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया मुंबई टू गोवा, ठीक है। तो मुंबई टू गोवा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। जनकपुर से लेके अयोध्या तक यहाँ पर हमारी कंट्री और जो यहाँ पर नेपाल के बीच में ये बस सर्विस स्टार्ट की गई दोनों के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जब हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट पर थे यहाँ पर नेपाल की, तब की बात यहाँ पर की जा रही है। बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है द्रुजवा, और ये यहाँ पर पाकिस्तान और रशिया के बीच में है। मैंने क्वेश्चन भी इससे आप लोगों से रिलेटेड पूछा था, काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए जिस तरीके से ये न्यूज में है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बातें, और यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर स्टार्ट होगा, जिससे आप लोगों को जो भी आप लोग ध्यान से सुनेंगे वीडियो के एंड में एक क्विज होगा आप लोगों का। जो भी आप लोग ध्यान से सुनेंगे उस क्विज का आंसर आप लोगों को देना है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुन के चलिएगा ताकि आप लोग उसका आंसर दे सकें। सबसे पहले यहाँ पर बात की जा रही है, अभी कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है हमारी कंट्री में 3 बैंक को मर्ज करने के लिए। बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, विजय बैंक और इसके अलावा देना बैंक। 3 बैंक को मर्ज करने के लिए अलाउ कर दिया गया है, और ये यहाँ पर मर्ज होने के बाद में हमारी कंट्री का थर्ड सबसे बड़ा यानी कि थर्ड लार्जेस्ट बैंक होगा। आखिर फिर दूसरे को होने दो, एक हो गया एसबीआई और दूसरा हो गया आईसीआईसीआई, ठीक है। तो ये 2 बैंक सबसे बड़े हैं, और इन तीनों को मर्ज करने के बाद में ये तीसरा सबसे बड़ा बैंक हमारी कंट्री का बन जाएगा। बड़ा बैंक बनाने का क्या मतलब है, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कि अगर जितना बड़ा होता है उतने ही कम चांस होते हैं फेल होने के। छोटी छोटी कंपनी डूब जाती है जरा सी देर में, बड़ी कंपनी बहुत मुश्किल रेयरली डूबती है, ठीक है। तो जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा रहेगा, और इकोनॉमी के लिए भी बैंकिंग सिस्टम एक बैकबोन माना जाता है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर बात निकल के आती है, ठीक है। इसके लिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बैंक भी यहाँ पर निकल के आएंगे, यानी कि ग्लोबल के लेवल पर भी ऐसे बैंक निकल के आएंगे जिनकी रैंकिंग हम ऑल ओवर वर्ल्ड के बेस पर हम लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट एवर 3 बैंक का यहाँ पर इस तरीके से कंसोलिडेशन देखने को आप लोगों को मिल रहा है। तो विजय बैंक, देना बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो थर्ड लार्जेस्ट बैंक ही हमारी कंट्री का बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बात की जा रही है यहाँ पर वीर सावरकर, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहां पर, पोर्ट ब्लेयर। कहां पर है पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में। तो वहां पर ये पोर्ट ब्लेयर है, इसको इमिग्रेशन पोस्ट, चेक पोस्ट बनाने की बात की जा रही है। कहने का मतलब ये, अगर कोई यहां से एंट्री करता है अंडमान निकोबार में और वहां से कोई जाता है, तो जो चेक पोस्ट होगी वो यहाँ पर इस वाले एयरपोर्ट पर देखने को मिलेगी, जो भी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई होगा हर एक क्लास के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि वीर सावरकर जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल वो कहां पर है, तो ये पोर्ट ब्लेयर पर है, ठीक है। और अभी आप लोगों को पता भी है, चलिए फिर से एक बार क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसी बहाने आप लोग जाकर देखेंगे। अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया में 3 आइलैंड का नाम चेंज किया गया है, उन 3 आइलैंड का नाम आप लोगों को बताना है, और जो चेंज किया गया है नाम वो भी आप लोगों को बताना है। नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखना जरूर। अगला जो पोर्शन है यहाँ पर बात की जा रही है कोऑपरेशन के बारे में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर जो एक तरीके का एग्रीमेंट ये हमारी कंट्री और मोरक्को के बीच में देखने को मिला। ये फोकस किसके ऊपर दे रहा है, साइबर सिक्योरिटी, यानी कि साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, इंटरनेट सर्विस के फील्ड में अगर हम लोग सर्विसेज यूज करते हैं तो कोई भी थ्रेट नहीं होनी चाहिए, उसको किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बात की जा रही है हमारी कंट्री और मोरक्को के बारे में। तो आइए एक बार मोरक्को की लोकेशन भी आप लोग देख लीजिए ताकि आप लोग इसको याद रख सकें। तो अपनी कंट्री कंपेयर में देखा कीजिए, ये हो गई हमारी कंट्री बीचों बीच में, इधर को आप लोग आएंगे तो ये देखिए यहाँ पर, थोड़ा सा जूम इसको कर लेते हैं, अब आप लोगों के सामने होगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में मोरक्को आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके साथ में जो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें कैपिटल की तो यह है रबात। ओके, आगे चलता हूं, जो बात की जा रही है अब आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है, काफी इंपॉर्टेंट आप लोग इसको बोल सकते हैं, 3-4 स्टार इसके ऊपर लगा लीजिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 106वीं इंडियन साइंस कांग्रेस इनॉग्रेट की गई 2019 की, कहां पर की गई, ये जालंधर में की गई।
3 जनवरी से की गई, ठीक है। तो किसके द्वारा की गई? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कौन से नंबर पर की थी? 106 की। थीम क्या है? फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये क्वेश्चन बन सकता है। 4 जनवरी को यहाँ पर चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस रहेगी जो कि इनोग्रेट की जाएगी, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर 10 से 17 साल के बच्चे, इंपॉर्टेंट एज है, याद रखिएगा, इनको देखा जाएगा इनोवेटिव माइंड कौन से निकल के आ रहा है और ज्यादा इनोवेशन कैसे लाया जा सकता है। 5 जनवरी को वुमेन साइंस कांग्रेस यहां पर देखने को मिलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। ये तमाम क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। आगे जो यहां पर बात की जा रही है, ये यहां पर बात की जा रही है 27th एडिशन न्यू दिल्ली में आप लोगों को वर्ल्ड बुक फेयर का भी देखने को मिल रहा है, जो कि सैटरडे से यहां पर स्टार्ट होगा, ठीक है, इसी महीने में 13 तारीख से आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो 27th एडिशन है ये। बुक फेयर में जाइएगा, बहुत सारी शानदार तरीके की बुक्स आप लोग यहां पर देखने को मिलती है, और अगर आप लोग दिल्ली के आसपास वाले एरिया में रहते हैं तो इसको जरूर विजिट करिएगा, और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। ऐसा कोई भी एरिया आप लोगों को अगर देखने को मिलता है तो उसमें आप लोग जरूर विजिट किया कीजिए, ठीक है। तो ये जरूर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो सैटरडे तक चलने वाला है, तो 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये है यहाँ पर डेट, याद रखिएगा, यानी कि लगभग आप लोगों को 10 दिन यहाँ पर देखने को मिलता है ये जो बुक फेयर होता है, ठीक है। आगे चलता हूं, और हाँ, ये तो पता ही होगा कि लगता कहां पर है, तो एरिया है प्रगति मैदान। प्रगति मैदान आप लोगों को मेट्रो स्टेशन भी मिल जाएगा, कोई कंफ्यूजन करने की बात में माइंड में नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर बात की जा रही है नेशनल हेल्थ एजेंसी के बारे में। नेशनल हेल्थ एजेंसी को अप्रूव कर दिया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा। ये क्या फोकस देकर चलेगी? नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी ये फोकस देकर चलेगी कि प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य योजना अभी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट की गई थी, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो उस पर फोकस देकर चलेगी। कैसे फास्ट उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, किस तरीके से कोई प्रॉब्लम आ रही है उनको टैकल किया जा सकता है, तो ये कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूव किया गया है। तो नेशनल हेल्थ एजेंसी, जिसको नेशनल हेल्थ ऑथोरिटी बोला जा रहा है, यानी कि इसको बोला जा रहा है NHA, ठीक है। तो जो NHA है यहां पर, ये यहां पर अभी इंप्लीमेंट करने के लिए किसके लिए है? ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली कई बार। देखिए, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट जो है उसका एक वर्किंग प्रोसीजर होता है, पर लेकिन वहां पर जो हेड होता है उस पार्लियामेंट में अंदर अगर वर्किंग को देखने वाला, तो वो कौन होता है? वो होता है स्पीकर। कौन है हमारी कंट्री की स्पीकर? ये सुमित्रा महाजन जी। तो सुमित्रा महाजन जी जो है उनके द्वारा अभी 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि तेलुगु देशम पार्टी और AIADMK, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनित्रा कजगम, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एक साउथ की पार्टी है, यानी कि तमिलनाडु वाले एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और तेलुगु देशम पार्टी कहां की है, ये आप लोग बताइए। तो यहां पर अभी जो बात की जा रही है, तो इनको यहां पर एक तरीके से आने वाले कुछ जो यहां पर जो भी प्रोसीडिंग होगी उनमें यहां पर ये अब यहां पर प्रेजेंट नहीं रहेंगे, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, कई तरीके की अफरा तफरी यहां पर की जाती है, पार्लियामेंट को ढंग से काम नहीं किया जाता है, तो ये पावर किसके हाथ में होती है? ये पावर होती है लोकसभा के स्पीकर के हाथ में। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, कौन है? सुमित्रा महाजन जी। अच्छा, चलिए ये बताइए, सुमित्रा महाजन जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, ये आप लोगों को पता है? यानी कि कहां से ये इलेक्शन लड़कर आई थी, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं आप लोग? अरुणाचल प्रदेश। अगर आप लोग मैप में नहीं हारेंगे तो आप लोग लोकेशन समझ पाएंगे। ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर भूटान टच करता है, यहाँ पर आसाम टच करता है, और नागालैंड। यानी कि अगर इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इधर से भूटान टच करेगा, इधर से चाइना, और इधर से आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? ये हो गया म्यांमार। 3 तो टच करते हैं इसको इंटरनेशनल बॉर्डर, और हमारी कंट्री का कौन टच करते हैं? 2 राज्य टच करते हैं, आसाम और दूसरा हो गया नागालैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो अभी क्या बात की जा रही है? अरुणाचल प्रदेश में बात की गई है ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर जो कि लोकेशन आप लोग देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लोकेशन दी है यहाँ पर 100% इलेक्ट्रीफाइड करने की बात की जा रही है। देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में कोई भी ऐसा डेवलपमेंट होता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के लिए। तो इसलिए अगर कैसी कोई न्यूज आती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो मैं बेस्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा, इंटरनेशनल बाउंड्री कितना टच करते हैं, स्टेट कौन कौन से टच करते हैं, तो ये भी हल्का सा आइडिया आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ये है ईटानगर, ठीक है। आगे चलता हूं। बात की जा रही है एक दुर्घटना के बारे में। रसिया की एक सिटी है जिसका नाम है मैग्निटोगोर्स्क। ये रसिया की सिटी है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डायरेक्ट मैच करने के लिए सिटी पूछ ली जाती है अगर किसी न किसी रीजन की वजह से न्यूज में होती है। तो यहां पर बात की गई है अभी गैस एक्सप्लोरेशन की वजह से यहां पर एक बिल्डिंग है वो कंप्लीट यहां पर गिर गई है, और लगभग यहां पर जो लोग मारे जा रहे हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कहां पर अभी गैस का एक्सप्लोरेशन थोड़ा देखने को मिला, उसकी वजह से रसिया की एक सिटी में बहुत सारे जो रेजिडेंशियल लोग थे यहां पर, जो उसकी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, और बहुत सारे लोग यहां पर बिल्डिंग गिरने की वजह से मलबे में दबकर मारे गए हैं। तो इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, इनकी आत्मा को शांति मिले। काफी देखिए ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार जिसने कभी ने सोचा भी नहीं होगी ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये कई सारी कंडीशन निकल के आती हैं। मुकेश कुमार के द्वारा शानदार आंसर दिए गए हैं। अगर आप भी लोग चाहते हैं कि आप लोग का भी नाम यहां पर आए तो कंटिन्यूअस आप लोग आंसर देते रहिए, और ऐसी कोई बात नहीं है कि एक बार नाम आ जाएगा तो फिर आप लोगों का नाम यहाँ नहीं आएगा, रिपीटेडली भी आ सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर डेली अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेली एब्सेंट नहीं होते हैं और अच्छे से आप लोग आंसर दे रहे हैं।
तो सबसे पहले बात की थी दुरजबा एक्सरसाइज, ये रसिया और पाकिस्तान के बीच में अभी हम लोगों ने डिस्कस की। रेलवे मिनिस्टर हमारी कंट्री के पीयूष गोयल जी हैं। G7 में टोटल मिलाकर 7 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नॉर्थ अमेरिका से कौन है यहाँ पर, यह है यूएसए और कनाडा। यूरोपियन कंट्री कौन है यहाँ पर, यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली। और एक कंट्री ओनली एशियन है यहाँ पर, और वो है यहाँ पर कौन सी, जापान। इसके बारे में और याद रखते हैं, पहले इसको G8 बोला जाता था, पर लेकिन रसिया यहाँ पर निकल गया है, फिर आप लोग बोल सकते हैं कि निकाल दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन वाला इश्यू आप लोगों को याद होगा, क्रीमिया हड़प लिया गया था रसिया के द्वारा। तो जब से वो क्रीमिया हड़पा गया है तब से लेकर यहाँ पर काफी जद्दोजहद चलती है, खासकर जो यूरोपियन कंट्री है और रसिया के बीच में, क्योंकि रसिया अपने हिसाब से काम करते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है उनके बारे में ये बोला जाता है नॉर्मली कि देखिए जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे वो जवान होते जा रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, व्लादिमीर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रसिया के, तो वो जो है कट्टर एक तरीके से इंसान है, जो चाहते हैं वही कर लेते हैं। पहले प्राइम मिनिस्टर थे तो प्राइम मिनिस्टर पोस्ट ताकतवर थी, अब प्रेसिडेंट बन गए तो प्रेसिडेंट की पोस्ट ताकतवर है, तो वो किसी की सुनते नहीं है, जो उनको करना होता है वो वही करते हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के भाई आप लोग उनको बोल सकते हैं। फर्स्ट जो बायोफ्यूल फ्लाइट की बात की गई थी, ये कंपनी थी स्पाइस जेट, और देहरादून से न्यू दिल्ली के लिए देखने को मिली थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों से पूछा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, फाउंड की गई थी 1885 में। A.O. ह्यूम, ये यूके के सिटीजन थे, तो इनके द्वारा ये फाइंड की गई थी। और देखिए नॉर्मली अगर आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, बनाई इसलिए गई थी ताकि जो इंडियन नेशनल के जो यहाँ पर हमारी कंट्री के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके हाथ में एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई थी। यानी कि एक छोटा सा संगठन बना दिया जाए और वो लगे रहेंगे आपस में, और अपनी जो छोटी छोटी बातें हैं उस संगठन के थ्रू लेकर आएंगे। यानी कि एक तरीके से उनको इंगेज करने के लिए बनाई गई थी, पर यही आगे चल के इनके सर्वनाश का रीजन बन गई, वो एक अलग बात है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं, अगला सेक्शन अपना देखते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज का सेक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के डेट में जो आप लोगों के सामने, अबोलिश करने की बात की जा रही है श्रीलंका में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी, यानी कि प्रेसिडेंट की पावर। प्रेसिडेंट आज की डेट में कौन है वहां पर, मैत्रीपाला सिरिसेना। प्राइम मिनिस्टर कौन है, रणिल विक्रमसिंघे। दोनों के बीच में लंबी लड़ाई चली। द हिंदू न्यूज़पेपर में हम लोगों ने डिटेल में कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए थे। अब फिर से यहाँ पर ये मैत्रीपाला सिरिसेना के द्वारा रणिल विक्रमसिंघे को प्रेसिडेंट बना दिया गया अकॉर्डिंग टू संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, वरना महेंद्र राजपक्षे जी को अपॉइंट कर दिया गया था इनके द्वारा। तो यहाँ पर अभी बात की गई थी कि प्रेसिडेंट की जो पावर है वो यहाँ पर थोड़ी सी कटेल कर देनी चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या करता है, कई बार एक तरीके से आउट ऑफ द वे जाकर कुछ ऐसी हरकतें कर देता है जो कि डेमोक्रेसी को खतरे में डाल देती है। तो पहले जो यहाँ था यूनाइटेड नेशन पार्टी, इसके द्वारा सपोर्ट नहीं किया गया था, जो कि यहाँ पर 20th अमेंडमेंट करने की बात की गई थी, जिसके तहत प्रेसिडेंट की पावर को कम करने की बात की गई थी। पर लेकिन जब से इनके साथ में ये दुर्घटना हुई है, यानी कि जब से यहाँ पर रणिल विक्रमसिंघे जी को एक तरीके से बिना कुछ बताए ही हटा दिया गया था प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से, तब से लेके अब यहाँ पर ये भी बोले हाँ भैया हम लोग अब सपोर्ट करेंगे। यानी कि वो बोलते हैं ना कि जब तक एक तरीके से पढ़ती नहीं है तब तक लोग समझ में नहीं आता है। तो अब ये भी सपोर्ट कर रहे हैं और बोला जा रहा है इसको अब यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जाएगा ताकि प्रेसिडेंट को कंट्रोल में रखा जा सके और वो इतनी पावर न हो उसके पास में, ताकि वो कंट्री के ऊपर हावी पड़ जाए जैसे कि अभी पड़ गए थे। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये बात की जा रही है श्रीलंका के बारे में। बात करते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये क्या यहाँ पर स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया, यानी कि 75 आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। 2022 में हमारी आजादी के 75 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में 2022-23 में यह माना जा रहा है कि हम लोग एक नए इंडिया को बनाएंगे, उसी के लिए ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है। तो टोटल जो स्ट्रेटजी यहाँ पर रिलीज गई है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी के द्वारा रिलीज की गई है। तैयार किसके द्वारा की गई, यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा। तो जो ये यहाँ पर देखने को मिली है, इसमें 41 यानी कि 41 क्रूशल एरिया काउंट किए गए हैं, जिसके तहत कैसे हम लोग इन एरिया को आगे लेकर चलेंगे, यानी कि जैसे एग्रीकल्चर वगैरह हो गया। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर ऐसे देखे गए यहाँ पर। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे कर सकते हैं, गवर्नेंस कैसे सुधार सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर हर एक फील्ड की वो काउंट किए जाएंगे और एक नई इंडिया को बनाने की बात की जा रही है। तो ये डॉक्यूमेंट याद रखेगा, नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर ये स्ट्रेटजी रिलीज की गई थी न्यू इंडिया के लिए। और 2022-23 आप लोगों को पता ही है, कई सारी चीजें आप लोगों को लिए देखने को मिलेगी। 75वीं एनिवर्सरी, इसके अलावा जो हमारी कंट्री में टारगेट है सोलर एनर्जी को अचीव करने के लिए 175 गीगावाट, यानी कि सोलर एनर्जी नहीं, पूरी रिन्यूएबल एनर्जी, जिसमें से 100 जो जीबी है यहाँ पर वो किसके लिए है, गीगावाट, ठीक है ना, जीबी जीबी नहीं हो गया, ये गीगावाट हो गया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस रखिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गीगावाट जो होता है यहाँ पर, ये आप लोगों को एनर्जी काउंट करने के लिए देखने को मिलेगा कि इतनी गीगावाट एनर्जी है। और जो जीबी की बात करते हैं, ठीक है ना, इसको आप लोगों ने जो मेमोरी होती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है, इसको गीगाबाइट बोलते हैं। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है, कई बार ऐसे टंग स्लिप हो जाती है। आगे चलता हूँ, आगे बात की जा रही है यहाँ पर एक एमओयू के बारे में, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ट्रेनिंग देने की बात की जा रही है, जो रूरल एरिया में जो यूथ है, यानी कि जो जवान नवयुवक है गांव वाले एरिया में, उनको DDU-GKY के तहत। आखिर ये है क्या, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण
कौशल्या जो है यहाँ पर योजना, ये है यहाँ पर जिसका नाम पूरा आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। एक तरीका फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि यहाँ पर जो स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के द्वारा। तो यूनियन मिनिस्ट्री रूरल डेवलपमेंट के द्वारा अभी एमओयू साइन की गई है, किसके साथ में? मारुति सुजुकी के साथ में। मारुति सुजुकी इंडिया जो कि ट्रेन करेगी यहाँ पर जो यूथ को, खासकर स्किल डेवलपमेंट के लिए, तो इस प्रोग्राम के तहत। ठीक है, तो यानी कि इस प्रोग्राम के तहत मारुति सुजुकी ट्रेन करेगी इंडिया के जो यूथ हैं उनको, और ये प्रोग्राम चलाया गया था रूरल जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। जो गांव के जो खासकर जो बच्चे होते हैं वो चैलेंज फेस करते हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलता है, एजुकेशन भी उस लेवल पर नहीं मिल पाती है जैसे सिटीज में फैसिलिटीज मिल जाती हैं। इसके अलावा पढ़ने के लिए भी एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी आप लोग देखते हैं वो अच्छे लेवल पर नहीं मिल पाती है। तो कई सारे ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, तो कई सारे एरिया में यहाँ पर हेल्प करने की बात की जा रही है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलता हूं, आइए इसी बहाने से यहाँ पर इस स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य जो योजना है, यहाँ पर ये स्टार्ट की गई थी कब? 25 सितंबर 2014 में। तो 2014 में ये स्टार्ट क्यों की गई? क्योंकि इस दिन जो यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन यहाँ पर 98वां सेलिब्रेट किया गया था, और नितिन गडकरी जी और वेंकैया नायडू जी के द्वारा यहाँ पर ये स्टार्ट की गई थी। यूथ को किस तरीके से इंप्लॉयमेंट यहाँ पर दिया जा सकता है इस स्कीम के तहत, यहाँ पर उस बात पर फोकस देने की बात की गई है। ऑफिशियल वेबसाइट भी आप लोगों के सामने है, ddugky.gov.in ये वेबसाइट है। लॉन्च किया गया था 2014 में, खासकर गांव वाले सेक्टर के लिए अप्लाई किया जा सकता है वेबसाइट पर जाकर। और लॉन्च जो की गई थी ये यहाँ पर मेनली देखिए प्रेजेंट तो यहाँ पर ये भी थे, पर लेकिन जो लॉन्च की गई थी ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, आगे चल के प्रॉपर वे में अगर आप लोग देखेंगे तो। और बात की जा रही है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल के किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। तो ओकेजन कौन था? 98 बर्थ एनिवर्सरी थी जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 3 पर्सनैलिटी के नाम है यहाँ पर लॉन्च में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू। तो मेनली है जो यहाँ पर ये मोदी जी रहेंगे, क्योंकि ये सबसे ऊपर पोस्ट होगी हमारे प्राइम मिनिस्टर की, तो इनके बारे में याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं, कुछ अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। और ये हमसे रिलेटेड नहीं है, ये है पाकिस्तान से रिलेटेड, पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी तो पता होना चाहिए। पाकिस्तान में अगर कोई ह्यूमन राइट के बारे में बात करता है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान में आप लोग कंडीशन जानते हैं कैसी कंडीशन रहती है ग्राउंड लेवल पर। तो आसमा जहांगीर जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, इनको 2018 में यूएन ह्यूमन राइट प्राइज से नवाजा गया था। ये एक काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। पाकिस्तान में कोई भी उल्टी सीधी हरकतें होती थी उसके खिलाफ ये आवाज उठाती थी हमेशा। और यहाँ पर अभी 2018 में 70वीं एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई है। यूएन जो यहाँ पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट था उसका 70वां दिवस यहाँ पर अभी सेलिब्रेट किया गया, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान की 4th महिला थी जिनको ये अवार्ड दिया गया है, यानी कि 4th मेंबर थी। इससे पहले भी यहाँ पर जो ये अवार्ड दिया जा चुका है। ठीक है, तो वो किस किस को दिया गया है? वुमेन की बात की जा रही है, 4th महिला थी यहाँ पर। पहली थी यहाँ पर बेगम रा अन्ना लियाकत अली खान जिनको 1978 में दिया गया, बेनजीर भुट्टो जिनको 2008 में दिया गया, और मलाला यूसुफजई, इनके बारे में तो आप लोग जानती हैं, इनको तो नोबेल प्राइज भी मिला है। अच्छा ये बताइए, नोबेल प्राइज जो इनको दिया गया है पीस के लिए, हमारी कंट्री की कौन सी पर्सनैलिटी के साथ में मिलकर दिया गया है? पहली बात। दूसरी बात आप लोगों को बताना है उन जो यहाँ पर कौन से ईयर में दिया गया है। तीसरी बात आप लोगों को बताना है उन पर्सनैलिटी जो हमारी कंट्री के है उनकी एक एनजीओ का नाम आप लोगों को बताना है जो कि बच्चों के लिए काफी काम करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को इसके बारे में मिनिमम पता ही होना चाहिए। ओके, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, गेम के बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट जो खबर निकल कर आ रही है ये आ रही है कबड्डी से। कबड्डी में यहाँ पर जो कैप्टन थे नाम था अनूप कुमार, इनके द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया इनका रिटायरमेंट। तो देखिए इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, काफी लंबे समय तक ये खेले, खासकर अगर देखेंगे 15 ईयर का लगभग इनका लॉन्ग करियर आप लोगों को देखने को मिला। इन्हीं के टाइम में जो बात की जा रही है, अपॉइंट किया गया था इनको 2014 में जो अपॉइंट किया गया था तब से लेकर 2 गोल्ड जीते गए, इसी के साथ में एशियन गेम जीते गए। कबड्डी में आप लोग देखते हैं जो कबड्डी वर्ल्ड कप 2016 जीता गया तो वो इनके अंडर ही जीता गया। और अगर कबड्डी की आप लोग बात करते हैं, जितने भी अब तक इवेंट हुए हैं सब में जो गोल्ड जीते गए हैं वो हमारी कंट्री के द्वारा जीते गए हैं। तो इसलिए भी आप लोग बोल सकते हैं कबड्डी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि अनूप कुमार किस गेम से रिलेटेड थे, तो यह है कबड्डी। बात करते हैं यहाँ पर पर्सन स्पेसिफिक न्यूज। तो आज की जो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज आप लोगों के लिए निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है यहाँ पर CBIC। क्या है ये CBIC? ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड द कस्टम। तो यहाँ पर जो इनके फिलहाल अभी चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। नाम इनका है प्रणब कुमार दास। ठीक है, तो ये यहाँ पर नए अपॉइंट किए गए चेयरमैन इसके, और 2019 से ये अभी अपना काम है जो कार्यकाल है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो CBIC जो हेड की गई है इनके द्वारा ये कंसिस्ट करती है 6 मेंबर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, तो हल्का सा इंपॉर्टेंट आइडिया आप लोगों को रखना चाहिए। आगे चलते हैं,
तो बात की जा रही है पॉलिटिकल रिवीजन के बारे में, और मैंने आप लोगों को बताया था पॉलिटिकल रिवीजन जो अब की बार करेंगे आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी निकल कर आएंगे। तो ये क्वेश्चन जो होंगे इनका आंसर मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों को जाकर जब भी आप लोग वीडियो देखेंगे, ये सजेशन आप में से एक ही स्टूडेंट्स के द्वारा दिया गया था कि सर जब भी आप लोग रिवीजन के बारे में बात करते हैं तो क्वेश्चन जरूर पूछा कीजिए ताकि हम लोग लेक्चर को अच्छे से देखें। तो आगे से आप लोगों का जो भी रिवीजन का लेक्चर आएगा उसके साथ में क्वेश्चन भी आप लोगों को दूंगा, यानी कि जब आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे तो बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी और इन क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को वीडियो में ही मिलेंगे। और ये वीडियो जो रहा करेगी हमेशा आप लोगों को, या तो आप लोग डायरेक्ट जाकर सर्च कर सकते हैं, टाइटल आप लोगों को यहाँ पर ऊपर ही दे दिया गया है, या फिर आप लोग टेलीग्राम अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है तो यहाँ पर ही पोस्ट कर दूंगा, और फेसबुक पर भी आप लोगों को मिल सकती है। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। साथ में अगर रिवीजन करके चलेंगे तो फायदा रहेगा, वरना आप लोग पीछे छूट जाएंगे, फिर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। दीवानी का जो राइट दिया गया था यहाँ पर एक तरीके से रेवेन्यू और सिविल जस्टिस का, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा को कब दिया गया था, ठीक है, ये पूछना है आप लोगों को, यानी कि अंग्रेजों को दिया गया था इन एरिया के दीवानी का राइट, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट ये कब इंप्लीमेंट किया गया, डिटेल में डिस्कस किया था। फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे, ठीक है, उस पर्सनैलिटी का नाम बताना जो कि फर्स्ट इंडियन थे, जो कि यहां पर ज्वाइन किया था वॉइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, अपॉइंट किया गया था एज ए लॉ मिनिस्टर भी। इनका नाम आप लोगों को बताना है। दो लेक्चर है यहाँ पर ओरिजिन की बात की जा रही है। एक तो यहाँ पर बात की गई है कब से कब तक, यहाँ पर 1773 से लेकर 1858 तक, यानी कि 1773 से लेकर 1858 तक, और दूसरी 1858 से लेकर 1947 तक। तो दोनों ही वीडियो आप लोग चाहे तो जाकर देख सकते हैं, कल फिर उसके बारे में बता दूंगा। दोनों ही लेक्चर में से आप लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, यानी कि दो लेक्चर है यहाँ पर ये जिसमें कंप्लीट डिस्कस किया गया ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। पहले कंपनी का रूल आता है और फिर यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका रूल आता है, ठीक है। तो डिटेल में यहाँ पर समझाया गया, जाकर जरूर देखिएगा। आइए वो क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे। इसके बाद में फिर आप लोगों का क्विज होगा, उसका आप लोगों को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। इसरो के बारे में पूछा था, तो इसरो के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया संवाद विद स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये जो किया गया है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च, जिसके तहत यहाँ पर बच्चों के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है ताकि वो एक तरीके से इंटरेस्ट जनरेट कर सके अपना। बात की जा रही है यूएसए ने यहाँ पर जो अभी टीयर गैस फायर की थी मैक्सिको के साथ में, क्योंकि मैक्सिको के बॉर्डर पर दीवार भी बनाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। बात यहाँ पर की गई थी आगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जो कि 1917 में देखने को मिला। तो जो है महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था, तो ये राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा बुलाया गया था। कल मैंने गलती से राम कुमार शुक्ला जी बोल दिया था, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा, राजकुमार शुक्ला है ये, ठीक है। तो गलती से कई बार इस तरीके से हो जाती है, गलती से गलतियां, और गलती से गलती कर ही इंसान गलतियों पे विजय पाकर सीखता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कई बार ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक मैं कर देता हूं, तो उसको याद दिला दिया कीजिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर में करेक्ट कर लें। बात की जा रही है यहाँ पर नेशनल फिल्म आर्चिव ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर इसके द्वारा एमओयू साइन किया गया था फिल्म एंड द टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ में, जो कि एक एमओयू था, और लैंड ट्रांसफर की बात की जा रही थी फिल्म एंड द फिल्म मटेरियल को एक स्टोरेज फैसिलिटी बनाने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये नाम था इनका हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे इंडिया के यूएसए के लिए। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में होगा आप लोगों का क्विज। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर छोटा सा एक क्विज था जिसका आंसर आप लोगों ने अच्छे से दिया होगा। आगे बढ़ के जो हम लोगों ने बात की, 3 बैंक के मर्जर की बात की और तीसरा सबसे बड़ा बैंक बनाने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में जाना, इंडिया और मोरक्को के बीच में एमओयू साइबर स्पेस के बारे में जाना। यहाँ पर हम लोगों ने जाना इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा 27th एडिशन जो वर्ल्ड बुक फेयर का हमारी कंट्री में प्रगति मैदान पर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है एक नई नेशनल हेल्थ एजेंसी यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि फोकस करेगी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को इंप्लीमेंट करने के लिए। 21 जो एमपी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पर कुछ टाइम के लिए यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया हमारी कंट्री के स्पीकर के द्वारा, नाम है सुमित्रा महाजन। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई, पर्टिकुलर एरिया के बारे में जाना, और यूरोप में ये रशिया में दुर्घटना देखने को मिली, इसके बारे में भी जाना। अच्छे से आंसर दिए गए और आज के आंसर जो शानदार तरीके से दिए गए हैं उनमें से एक पर्सनैलिटी यहाँ पर मुकेश कुमार। तो आप भी अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप लोगों का भी नाम यहाँ पर देखने को मिले। एक बात की गई यहाँ पर नेक्स्ट जो ये अबोलिशन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंसी श्रीलंका में पावर को कर्टेल करने की बात की गई है, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया। तो ये डॉक्यूमेंट देखने को मिला नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट बात की गई यहाँ पर ट्रेनिंग की बात की जा रही है यूथ की, तो ये यहाँ पर जो सुजुकी इंडिया है वो पार्टिसिपेट करने वाली है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जो डिटेल थी है इसके बारे में जाना, जो योजना थी क्या है और कैसे काम करती है। नेक्स्ट आप लोगों के सामने इन्फॉर्मेशन थी यूएन ह्यूमन राइट के बारे में, जिनका नाम था आसमा जहांगीर, तो इनकी भी डेथ हो गई, ये हमारे बीच में नहीं रही, इनके बारे में जाना। नेक्स्ट कबड्डी के प्लेयर अनूप कुमार के बारे में हम लोगों ने जाना। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पर चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी के बारे में जाना, और बाकी आप लोगों के लिए यहाँ पर ये पॉलिटिकल रिवीजन है और ये क्वेश्चन के आंसर भी आप लोगों को देने हैं, तो कंप्लीट आप लोग यहाँ पर हो जाता है इसी तरीके से आंसर। अब देख लेते हैं आज का क्विज। आज के क्विज में जो बात की जा रही है यहाँ पर जो बात की जा रही है आप लोग को ले दिया आधा नाम तो मैंने, चलिए फिर भी कोई नहीं है।
ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, जिसको 100% इलेक्ट्रीफाई करने की बात की जा रही है, ये कौन से राज्य में है ये आप लोगों को बताना है। हालांकि अब आप लोगों को पता चली गया, आधा तो नाम मैंने ले ही दिया है, चलिए कोई नहीं, फिर भी रिवीजन करते रहिए, बेसिकली फंडा यही है, ठीक है। आगे बात की जा रही है यहाँ पर हमारे कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा चेयर की गई है अभी यहाँ पर कैबिनेट की मीटिंग, जिसके द्वारा इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में साइबर सिक्योरिटी को एक अच्छे लेवल पर ले जाने की बात की जा रही है, एमओयू साइन किया गया है। यहाँ पर बात की जा रही है 3 बैंक की, एक है विजय, दूसरा है देना। इस बैंक का आप लोगों को नाम बताना है, जिनको मर्ज करने के बाद में 3rd लार्जेस्ट बैंक हमारी कंट्री का हो जाएगा। तो अगर बात की जा रही है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां पर है ये आप लोगों को बताना है, लोकेशन आप लोगों को बतानी है, इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है यहां पर जो मैंने आप लोगों को इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में बताया, तो वुमेन साइंस कांग्रेस ये किस दिन देखने को मिलेगी, जनवरी के महीने में, ये आप लोगों को बतानी है। स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75 जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है, किसके द्वारा रिलीज किया गया है, जिसका ऑब्जेक्ट है हमारी कंट्री को एक नई इंडिया बनाने का, तो ये आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक जरूर किया कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। डिसलाइक करने के साथ में कमेंट बॉक्स में आप लोगों को ये बताना है डिसलाइक क्यों किया है, ताकि आने वाले लेक्चर्स में उसको इंप्रूव किया जा सके। इसी के साथ में आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है, और जब भी टाइम मिले किसी को जरूर पढ़ा दीजिए, और सब्सक्राइब कर फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। और जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।